नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इसके पूर्व वीडियो में हमने जो मॉडल पेपर था उसके उन प्रश्नों का हल कर लिया था। जो 12 प्रश्न हमने हल किए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के थे, जिनमें हमें आंसर के विकल्पों में से एक विकल्प को हमें चुनना था। यानी ए बी सी डी में से हमारा सही आंसर का चयन करके उन्हीं को हमें ब्रैकेट में लिखना था, ए बी या सी या डी। तो दोस्तों, इसके बाद में जो हमारे 18 प्रश्न आएंगे वो प्रश्न आएंगे अति लघुतरात्मक, जिनका उत्तर हमें या तो रिक्त स्थान में या खाली स्थान जो दिया जाता है उनमें पूर्ति करनी है, या फिर उनका उत्तर हमें डायरेक्ट लिखना होता है रफ कार्य में हल करते हुए, या चाहे तो इसमें भी हम हल करके लिख सकते हैं, लेकिन उनका उत्तर आसानी से ज्ञात हो सकता है। तो अति लघुतरात्मक प्रश्नों का जो आज सेकंड जो पार्ट है उसमें हम अध्ययन करेंगे। उनका हल किस प्रकार से किया जाता है, उनका हल करके कैसे लिखा जाता है, उसका हम पैटर्न आज पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट में आपका ये मॉडल पेपर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आज का ये इसी पार्ट का सेकंड पार्ट, मॉडल पेपर जो 1 नंबर था उसका सेकंड पार्ट। तो यहाँ जो पहला क्वेश्चन दिया गया था उसमें हमें दिया गया था, यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो समीकरण निकाय का हल खाली स्थान होगा, यानी रिक्त स्थान हमें दिया गया है। तो उस रिक्त स्थान में हमें जो दिए गए तीनों मान है A1/A2 और B1/B2 और C1/C2, अगर तीनों बराबर हों तो वे समपाती होते हैं, और जो समपाती होते हैं उनका असीमित हल होता है। तो इस रिक्त स्थान में हमें भरा जाएगा असीमित हल। तो इनकी जो 3 प्रकार की प्रकृतियाँ होती है, अद्वितीय हल, अनंत हल और दूसरा है कोई हल नहीं। तो इस प्रकार से असीमित हल इस प्रश्न का हल होगा। सेकंड नंबर का जो क्वेश्चन है, तो हमारे पास 3 प्रकृतियां कौन सी की थी, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। तो ये जो बराबर नहीं है तो इसका तो आया था अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरी स्थिति आई थी A1/A2 बराबर हो B1/B2, लेकिन तीसरा बराबर नहीं हो, C1/C2 बराबर नहीं हो। तो ये जो स्थिति आती है वो समांतर की स्थिति आती है। तो इसमें हमारे पास आंसर आता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। लेकिन तीसरी स्थिति जो हमारे पास यहाँ दी गई है वो है तीनों बराबर हैं। तो तीनों बराबर हैं तो यहाँ आएगा असीमित हल। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 10, 8, 6, 4 डैश 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 का 7वां पद क्या होगा, रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो हमें पूछा है A7 और समांतर श्रेणी दी गई है 10, 8, 6, 4 और 7वां पद, 7वां पद। तो दोस्तों 7वां पद हम कैसे ज्ञात करें, तो A7 बराबर A+N-1 और D। तो A7 का मान हमें पूछा, तो A यानी श्रेणी का पहला पद 10 प्लस N का मान 7 -1 और D सार्वभौमिक यहाँ पर -2 गुणा कर लीजिए। जो भी जोड़ बाकी गुणा भाग है, 10 प्लस 6 गुणा -2, तो 6 दूनी 12, तो 10 -12, 12 बच गए तो -2। तो इस श्रेणी का जो 7वां पद होगा वो -2 होगा। ये हमारा आंसर उस रिक्त स्थान में भरा जाएगा। तीसरा जो क्वेश्चन है वो, किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान या रिक्त स्थान कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो दोस्तों हम इस कंसेप्ट को आगे क्लियर करेंगे। तो इसका साधारण सा उत्तर है 2, क्योंकि इसका एक एक्सप्लेनेशन हम ये करें तो ये जो एक वृत्त है उसके बाहर ये बिंदु है, मान लो सपोज करो A, तो इस बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकते हैं, लेकिन स्पर्श करते हुए सिर्फ एक ये रेखा और एक ये रेखा, ये 2 रेखाएं खींची जा सकती है। तो ये हमारा आंसर आ गया इसमें 2। एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं, बाकी उनका विस्तृत विवरण हम आगे किसी टॉपिक में करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निर्देशांक ज्योमिति, जो निर्देशांक हैं ज्योमिति में 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो 2 बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है, यानी PQ बराबर, मान लेते 2 बिंदु PQ हैं, तो उनका जो सूत्र था वो था x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये सूत्र हम आगे पढ़ेंगे, जो कि कर्ण स्क्वायर का ही सूत्र है। यानी जो कर्ण होता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्योमिति में कर्ण मानकर हल किया जाता है। तो 2 बिंदु, उसका हल हम नेक्स्ट टॉपिक में कभी करेंगे, तो पूरा एक्सप्लेनेशन इसको कर दिया जाएगा। चौथा जो इसका क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का गुणनफल 180 है,
यानी ए गुणा बी बराबर 180। दो संख्याओं का लिखा हुआ है, ए गुणा बी हम मान लेते हैं दो संख्या ए और बी हैं, तथा उनका महत्सप यानी महत्तम समापवर्तक 3 है, यानी एच सी एफ बराबर 3 दिया हुआ है। तो उनका LCM लसप क्या होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक HCF क्या होगा। तो LCM हमसे पूछा है, तो LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B, यह हमारा एक सूत्र था कि महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो गुणनफल 180 दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 180/3, अर्थात हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 60। क्योंकि ये संख्या HCF हमारे पास गुणा 3 में इधर थी, इधर से इधर आ गई। यह हमें जल्दी से करना है क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, तो इनको हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना, उनका आंसर लिखना। जस्ट बाद में जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न हमारे पास है x² + 3x + 1 को अगर x - 2 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास जो समीकरण है, द्विघात जो बहुपद है वो है x² + 3x + 1, कोमा दे दिया, को x - 2 से विभाजित करना है, तो शेषफल पूछा है। शेषफल क्या होगा, तो दोस्तों शेषफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये जो दिया गया जिसका भाग हमें देना उसको हम ये मान लेते हैं x - 2 = 0, तो x = 2। प्रोसीजर ये बहुत सीधा डायरेक्ट शेषफल निकल जाए। x = 2 इस समीकरण में दिए, तो 2² + 3 × 2 + 1, तो 4 + 6 + 1, तो आपका आंसर आ गया 11। तो इस संख्या का जो शेषफल है वो है 11। बिना भाग के हम डायरेक्ट शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बहुपद के शून्यांकों का योग। बहुपद हमें जो दिया गया है वो बहुपद है हमारे पास x² - 6x + 7 के शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग व गुणनफल लिखिए। तो शून्यांकों का योग और गुणनफल हमें पूछा है, तो अल्फा + बीटा बराबर -b/a, तो अर्थात b जो होता है, क्योंकि हमारे पास द्विघात समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 होता है। तो दोस्तों हमारे पास यही अल्फा योग पूछा था, अल्फा + बीटा, तो अल्फा + बीटा के अकॉर्डिंग हमें चलें तो -b का जो मान है, b का जो मान है वो हमारे पास -6, तो -6/1 का मान पहला पद यानी 1, तो ये हो गया 6, माइनस माइनस प्लस हो गए, और गुणनफल हमें दिया गया तो अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a, तो यहाँ हमारे पास c में जो मान है वो है 7, तो 7/1, अर्थात गुणनफल इनका आएगा 7। तो ये दोस्तों ये रूल है ये द्विघात बहुपद के गुणांकों का जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का हल अद्वितीय होने की शर्त लिखी है। तो दोस्तों हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, अद्वितीय होने की जो शर्त है वो हमारे पास ये है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, यानी तीनों मान अगर बराबर नहीं है तो वह अद्वितीय हल होने की शर्त होती है। इसके बाद इसके जस्ट बाद में है साइन 90 - थीटा का मान दिया गया था, साइन 90 - थीटा। तो दोस्तों हम ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, जिसका वीडियो भी मैंने पूरा का पूरा बना रखा है कि जब 90 में से कोई कोण घटाया जाता है, वो थीटा कोण हो चाहे कोई अन्य कोण हो, जैसे 13, 15, 17, 21 कुछ भी, तो जब ये घटाया जाता है तो साइन का एस हट जाता है, साइन चेंज इनटू कोस में हो जाती है, और 90 हट के लास्ट में जितना भी घटाया गया वो मान आ जाता है। तो साइन 90 - थीटा का मान होता है कोस थीटा। जैसे यहाँ साइन 90 - 13 डिग्री होता तो इसका जो मान होता है वो कोस 13 डिग्री हो जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दिया गया बंटन है 7 4 6 7 4 6 3 8 5 9 3 8 5 9, इनका हमें पूछा था माध्यिका। तो दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने का जो सीधा सा प्रोसीजर है, किसी भी संख्या को आरोही क्रम में लिख लीजिए, आरोही क्रम, क्रम अवरोही भी लिख सकते हैं लेकिन आरोही क्रम बेहतर होता है। तो इसको आरोही क्रम में लिखने पर 3 4 5 6 7
8 और 9। क्या ये सारी संख्याएं 3 है, 4 है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी, 8 और 9। इनमें से जो बीच में संख्या है तो 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ देंगे, तो हमारे पास संख्या आ गई 6। तो माध्यिका होगी 6, माध्यिका बराबर 6। ये सीधा सा फॉर्मूला है माध्यिका ज्ञात करने का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघात समीकरण, जो द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। समीकरण आ गया है द्विघात बहुपद की, बराबर 0 लगाते हैं समीकरण में परिवर्तन हो जाता है। मूलों का योग ज्ञात कीजिए, तो वही हमसे पूछा है, अल्फा बीटा बराबर -b/a। तो दोस्तों सीधा सा प्रश्न है, b का मान यहाँ पर 3, तो -3/a का मान यहाँ पर 2। और मूलों का योगफल ही पूछा था, तो योगफल ही हमें यहाँ लिखना है। गुणनफल पूछ लेता तो c/a और इसका मान आंसर और आ जाता। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए। तो श्रीधराचार्य सूत्र से द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है, और वो सूत्र है -b प्लस b² -4ac/2a। तो ये द्विघात समीकरण हल ज्ञात करने का तीसरी विधि थी, जहाँ कोई मान अगर हमें गुणनखंड विधि से नहीं आ रहा हो, पूर्ण वर्ग विधि से भी नहीं आ रहा हो, तो श्रीधराचार्य सूत्र विधि द्वारा उस प्रश्न को हल किया जा सकता है। किसी वृत्त की त्रिज्या और उस पर वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो देखिए दोस्तों, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। किसी वृत्त, तो सपोज करो हमने ये वृत्त, चलो ठीक है, हमारे पास कोई ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो यहाँ हम इसको ऐसे मान लेते हैं। तो ये इसका केंद्र बिंदु हो गया O। इस पर कोई स्पर्श रेखा है, उस वृत्त पर त्रिज्या और उस वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो मान लेते हैं ये एक स्पर्श रेखा खींची गई है। मान ले PQ एक स्पर्श रेखा है जो A पर स्पर्श कर रही है, एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। तो इसमें ये पूछा था त्रिज्या और उस वृत्त की स्पर्श रेखा में, तो हम यहाँ से डालते हैं ये स्पर्श रेखा, तो के मध्य कितने डिग्री का कोण होता है। तो ये जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, अर्थात 90 डिग्री। एक प्रमेय भी है कि स्पर्श रेखा सदैव त्रिज्या पर लंब होती है, या त्रिज्या सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और जब लंब होती है तो वह कोण 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निर्देशांक 4 3 का भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। भुज व कोटि। तो दोस्तों भुज और कोटि ज्ञात करने का जो प्रोसीजर है वो ये हमारा ये बन जाएगा कि भुज कैसे ज्ञात करें। कोटि अर्थ होता है ऊपर वाला और भुज होता है पीछे वाला। तो भुज तो है हमारे पास है 4 और कोटि है 3। तो हमारा ये कंसेप्ट आज ये क्लियर हो जाता है। हमारे कुल मिला के जो प्रश्न हो गए हमारे 30 प्रश्न हो गए, तो 20 प्रश्न और बचे हैं जिनका नेक्स्ट कंसेप्ट में आपको हल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से गणित अध्ययन के प्रति अगर आप जारी रखना चाहते हैं, गणित अध्ययन के प्रति आपका रुचि है या फिर कमज़ोर हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।